अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का खूबसूरत सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया जनाब तो कर लीजिए, क्योंकि आज है जुम्मा। जुम्मे को कहा जाता है सईदुल अयाम। और आज के दिन एक छोटा सा खूबसूरत सा रिमाइंडर आपको ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी एहतमाम कीजिएगा और आज के दिन दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं, तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखेगा। ये तो जनाब बात हो गई। और जिस तरीके से अब प्रोग्राम का हमने आगाज़ करना है, सारी नज़रें इस वक्त अगर हम कह लें तो जो अमेरिका और चाइना में जो मुलाकात हुई है, जिसे हम कहेंगे कि आलमी ताकतों की एक अहम मुलाकात थी, जो सदर ट्रंप का दौरा है चाइना, उसके हवाले से कुछ बात कर रहे हैं। अहम तरीन दौरा बीजिंग है उनका, जिस पर वो मौजूद हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी चीनी दारुलहुकूमत बीजिंग में उनके एजाज़ में जो ज़ियाफ़त हुई, उसमें भी तकरीब से दोनों सदूर ने खिताब किया और उनकी जानिब से बात की गई। अभी भी एक मुलाकात हुई जिसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सवालात के जवाब दिए गए। अमरीकी सदर ने चीनी सदर को अमेरिका के दौरे की दावत दी और उन्होंने कहा कि सितंबर में 24 सितंबर के करीब शायद जो चीनी सदर हैं वो दौरा करने वाले हैं अमेरिका का। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक जो इम्पॉर्टेंट बात की, वो अमेरिकी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग आबनाए हुर्मुज़ को खुला देखना चाहते हैं और चीनी सदर ने ईरान को फौजी साजो सामान ना देने का वादा किया है। और उन्होंने कहा कि जो मुल्क इतनी बड़ी मकदार में ईरान से तेल खरीदता है तो डेफिनेटली किसी ना किसी नौयत के उसके साथ ताल्लुकात तो उसके हैं। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, 2 रोज़ा दौरा है, कितना सिग्निफिकेंट है? और दूसरा ये कि दोबारा चीनी सदर को भी दौरे की दावत दी गई है और सितंबर में दी गई है, जो कि आप जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी कामयाबी के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आई थिंक हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जो रीअलाइनमेंट है ग्लोबल ऑर्डर की, आप कह लें कि उसके अभी खदोख्वाल जो है वादे किए जा रहे हैं और ये बैक टू बैक है। बिकॉज अभी ट्रंप साहब ने किया और ये एक्सपेक्टेड था, पहले तो था कि शायद एंड ऑफ द ईयर शी जिनपिंग भी जाएंगे अमेरिका, लेकिन अगर सितंबर की बात हो इसका मतलब है कि उसमें अर्जेंसी है। बिकॉज ये नॉर्मली रेसिप्रोकल ही होता है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि वो वन साइडेड दौरा करे, एंड सेम इज ट्रू फॉर चाइनीज लीडरशिप। आई थिंक इसके अंदर जो 3-4 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ये समहाउ इट वाज सपोज्ड टू बी यूएस चाइना, और आप कह लें इसमें बेसिकली 2 ग्रेड्स की बात हो रही है। बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन फाइनली ये एक बायपोलर वर्ल्ड ही बनेगा। बिकॉज एक तरफ चाइना विद इकोनॉमिक माइट है और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, और एक तरफ अमेरिका विच इज अ रिलेटिवली नाउ डिक्लाइनिंग सुपर पावर, लेकिन वो चाहेंगे कि वो कोई नया अरेंजमेंट करे। ये हमेशा होता आया है। पहले सोवियत यूनियन का आप टाइम देख लें, लास्ट जब सोवियत यूनियन डिक्लाइन कर रहा था तो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो। तो अभी आई थिंक नाउ द पावर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूरेशिया। और दूसरा जो है इसमें डिस्पाइट के इसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए था ऑन ट्रेड, टैरिफ्स और जो फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर है, लेकिन समहाउ डिस्कशन ज़्यादा फोकस रही इमीडिएट वॉर पे, बिकॉज इस वॉर ने इम्पैक्ट किया पूरी दुनिया को। लेकिन अच्छी वाइज आई हैं। अगर ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट शी वांटेड कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली रहे, तो वो तो सारी दुनिया चाहती है। बाकी शायद इसका जो सैनिटरी इम्पैक्ट आएगा वो कंटिन्यूएशन ऑफ सीज फायर हो सकता है और चीजें शायद सेटलमेंट की तरफ जाएं। तो ये आई थिंक 2 चीजें। बाकी जी आपको लगता है कि इस एफर्ट से, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सदर ट्रंप भी और जो चीनी सदर हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो वॉर है वो एंड हो जाए, और वो तो पूरी दुनिया चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाए, आपको लगता है कि चाइना जो है अब ईरान को मना पाएगा और किसी ना किसी कंडीशन पर इस पेज पर ला पाएगा कि इस वॉर को यहीं रोका जाए और जो कंडीशंस लगाई गई हैं उनको या तो माना जाए? बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो दोनों फरीकैन हैं इस जंग के, वो एक एक रेड लाइन अपनी बनाकर खड़े हैं और वो उससे आगे पीछे नहीं हो रहे। गो के वो बार बार यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को वो तरजीह देते हैं, लेकिन डेडलॉक बरकरार है। इस मुलाकात के बाद कोई ब्रेक थ्रू आप देख रहे हैं? ये ज्यादा चांसेस हैं। देखें उससे पहले भी अगर आप देखें जो एक्सटेंड किया गया था सीज फायर, उसकी डेट बिल्कुल कोइंसाइड कर रही थी विद विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। और अगर जो एग्रीमेंट शायद हो गया हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली के बजाय दिसंबर के, अगर सितंबर में हो रहा है तो सितंबर में देखें ज्यादा टाइम नहीं रह गया। नाउ यू आर लुकिंग एट बेसिकली जून, जुलाई एंड अगस्त। और ये हो नहीं सकता कि
प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब विजिट किया तो वॉर को रोका गया था, तो अगर प्रेसिडेंट शी का विजिट होना है तो वॉर आगे कंटिन्यू करेगी। सो इधर इट इज गोइंग टू बी परमानेंट सेटलमेंट, जो मेरी असेसमेंट है वो गलत हो सकती है, बिकॉज नियोकॉन्स बैठे हुए हैं स्कटल करने के लिए, ज़ायनिस्ट लॉबी है, भारतीय हैं बहुत ज्यादा एक्टिव, लेकिन आई डोंट थिंक सो नाउ दे आर मेजॉरिटी, बिकॉज अभी मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें तो मेरे ख्याल 95% ऑफ द ग्लोब वांट्स इट, अदर देन ये डिट्रैक्टर्स हैं। तो उस लिहाज से इसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि शायद अमन की तरफ चीजें जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा, एक बात तो आपने पहले की कि वो सोचा जा रहा था कि टैरिफ्स पे बात होगी, रेयर अर्थ मिनरल्स पर बात होगी, लेकिन बात जो सामने आ रही है या मीडिया के सामने आ रही है वो सिर्फ जंग के हवाले से आ रही है, आपने हुर्मज़ खुलवाने के हवाले से आ रही है। और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साहब, ये जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 55 साल पहले, हेनरी किसिंजर ने जो बुनियाद रखी थी इन रिलेशनशिप की, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो अमेरिकी सदर का दौरा है ये किस तरह से रीशेप करेगा उस बुनियाद को? आई थिंक जब भी ये दौरा होता है आई थिंक इसके अंदर डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड, लेकिन इस वक्त एक क्रिटिकल टाइम है। आपने अच्छा मेंशन किया, जो हेनरी किसिंजर ने खोला था दैट वाज अगेन थ्रू पाकिस्तान, आई थिंक 1970s के स्टार्ट की बात है, प्रिसाइसली शायद 1972 था, बिकॉज उसके अंदर चाइना के साथ एक हॉस्टिलिटी थी, फिर एक रपोशमा आया और फिर आपने देखा कि उसके अंदर बड़ी ग्रो की रिलेशनशिप, और दो नियोकॉन्स ब्लेम करते हैं जी कि आप चाइना को इतना लीवरेज दिया एंड दैट बिकेम एन इकोनॉमिक पावर, क्योंकि उसमें वेस्ट की भी मजबूरी थी। ये भी आई थिंक क्रिटिकल है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर बड़ा हार्डकोर टैरिफ्स के ऊपर ट्रंप का स्टांस रहा पूरी दुनिया पे, चाइना पे आई थिंक बड़ी एक्सलेटेड टैरिफ्स लगाई गई, फिर उन्होंने रिटेलिएट, एक तो मेरे ख्याल अंदर खाने डेफिनेटली बात हुई होगी और शायद मीडिया में भी आ जाए कि उस पर कुछ एग्रीमेंट है। दूसरा है कि ये जो 1+1 की बात हो रही है या G2 की बात हो रही है, टू ग्रेट सुपर पावर्स, उस तरफ अभी चीजें जाएंगी। देयर बी जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो डिसाइड किए जाएंगे, जिस तरह सोवियत यूनियन का टाइम था, लाइक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में शायद अमेरिका का अपना स्वे रहे और यूरेशिया में चाइना का ज्यादा जो है होल्ड जो माना जाए, बट लेट्स सी मिडिल ईस्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। और इसके दौरान जो है, चूंकि अगला दौरा लाइकली सितंबर में है, तो इसका मतलब है कि फिर आपने किस तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी जिससे माहौल खराब हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली अभी मे बी वी हैड टू अ परमानेंट पीस, और इसकी जरूरत भी है। एंटायर वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ दिस वॉर, और जो आई थिंक डिट्रैक्टर्स हैं, चाहे मोदी है, चाहे नेतन्याहू है, नियोकॉन्स है, दे विल बी डिफीटेड। आप देखा उस दिन लिंडे ग्राहम साहब खामखा की क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान, ये वो हैं बेसिकली मिसिंग फॉरेस्ट फॉर अ ट्री। कितना बड़ा रोल पाकिस्तान ने प्ले किया अमन के लिए, और आप लेके बैठ गए जितने जहाज पकड़ने ईरान के। तो ये आई थिंक दीज आर डिस्ट्रैक्शंस, और ये काम नहीं आएगी, बिकॉज ट्रंप साहब ऑल्सो लाइक कि वो अच्छा लेट्स से पैगाम लेके आए हैं, और इसी तरह जाके अपने लोगों को बताएं जी कि ही हैज अ ब्रेक थ्रू विद चाइना, और शायद इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर पे भी आए। अच्छा, मेरे ख्याल में भी अमन को चांस देना चाहिए। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से एक बड़ा बयान जिसका जिक्र किया सदर ट्रंप ने कि चीनी सदर ने ईरान को जो फौजी साजो सामान है वो ना देने का वादा किया है, इस दौरे से क्या जो चाइना और ईरान के ताल्लुकात है उन पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये देखिए, चाइना के तो जो अगर आप देखें इकोनॉमिक इंटरेस्ट है रीजन में, और अगर VNR प्रोजेक्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन रीजन में आ जाए, CPEC पाकिस्तान के साथ है, फिर ईरान के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो फेजेस में हुई। एक तो वो आई डोंट थिंक सो कि उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। बाकी मिलिट्री हार्डवेयर पे चाइना ने कभी एक्नॉलेज किया भी नहीं है अगर उन्होंने दिया है, और ये चीजें आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी इफ दे वांट टू डू इट तो प्रूव भी की जा सकती हैं। तो मे बी देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसके साथ कोई प्री कंडीशन जरूर लगाई गई होगी। अगर ये होना है तो साफ ज़ाहिर इसमें फिर ईरान को डिलीवरी दिया जाएगा अमन के लिए। ईरानियंस तो ऑलरेडी देखें न्यूक्लियर पे भी मान चुके थे, अभी भी आई थिंक बाय एंड लार्ज देयर इज एन एग्रीमेंट, और रेस्ट वॉज के जी ओपन किया जाए, और दे शुड आल्सो लिव लाइक अ नॉर्मल कंट्री। तो मेरे ख्याल में दूसरी तरफ जो है शायद ये भी कमिटमेंट हो कि फिर आप अटैक नहीं करेंगे ईरान पे, और चाइना की वो वाली बात भी मानी। तो मेरे ख्याल में दैट्स व्हाई यू नो चीजें शायद पीस की तरफ जाएंगी, एंड मे बी नेक्स्ट राउंड ऑफ जो पीसफुल। अच्छा, यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब दो बातें जो सामने आ रही हैं। एक तो ये कि अब नए हुर्मज़ वाला जो मामला था वो तूल पकड़ता जा रहा था, वो तो किसी की मुफाद में नहीं है। जो अब प्राइस हाइक है वो अमेरिका में भी देखी जा रही है। तो एक तो ये कि इससे बाहर निकलने का क्या ये जरिया था कि इस मुलाकात के बाद कोई ऐसा सोल्यूशन सामने रखा जाता है जिसमें कहा जाता कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और ब्लॉकेड हटा रहे हैं। दूसरा ये कि जो एक मुलाकात में सख्त बात चाइना की तरफ से सामने आई है वो ताइवान को लेकर है, वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, जिसमें पाकिस्तानी स्टेट भी उनके साथ उसी तरह से खड़ी है जिस तरह से चाइना खड़ा है।
तो आपको लगता है कि वन चाइना जो पॉलिसी है उसको लेकर अमेरिका भी कुछ नरमी दिखाएगा, क्योंकि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करने के लिए तो मुआहदे कर चुका है उनके साथ? ये देखिए, ऑफिशियली तो अमेरिका की ये पॉलिसी रही है, वन चाइना पॉलिसी पे ही दे बिलीव। और यूनाइटेड नेशन में भी आप देख लें जो रिप्रेजेंटेशन है, और कोई रीजन नहीं है। देखें, अमेरिका का अगर आप थोड़ा सा टाइम दें, अगर आप पिछला लेट्स से 40 इयर्स देख लें, दे हैव गॉन इनटू परसिस्टेंट वॉर्स इन मिडिल ईस्ट, और उसके अंदर नुकसान तो बहुत हुआ है रीजन का, लेकिन अपनी इकोनॉमी की भी तबाही कराई है। पहले हम समझते थे शायद अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन, आउटसाइड के $1.5 ट्रिलियन यहाँ लगा, 2 ट्रिलियन डॉलर इराक में लगा। इसका भी बजट जो है आई थिंक $1.5 ट्रिलियन का बजट मांग रहा है पीट हेग्सेथ फॉर लेट्स से नेक्स्ट ईयर। तो इतनी बड़ी कॉस्ट आपने पे की, चाइना तो बड़े आराम से ग्रो करता रहा, और ये जो इम्बैलेंस था इनकी वॉर ने क्रिएट किया है। तो इट मींस के जो लीवरेज था अमेरिका के इंडो पैसिफिक में वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगा। लोगों ने ये भी देख लिया कि मिडिल ईस्ट की वॉर में आप एक मिडिल पावर को टेक ऑन नहीं कर सकते, मतलब यू कुडंट चेंज द रिजीम, तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं अचीव किए। तो व्हाट टू टॉक ऑफ रशिया और चाइना जो बड़ी पावर्स है, तो ये सारी चीजें रीड की जाती है। दैट्स व्हाई आई फील, अभी आपने देखा कि ताइवान की ओपोजिशन लीडर गई थी चाइना, और उन्होंने भी शायद एक रीयूनिफिकेशन की तरफ बात चल पड़ी है। तो ठीक है, देयर आर ग्रुप्स जो प्रो अमेरिकन ग्रुप्स हैं जो पावर में, बट देयर इज अ पार्टी हु वांट्स इंटीग्रेशन। तो और चाइना इज बीन वेरी वेरी पेशेंट, ये इनका है, दे आर हिस्टोरिकली वेरी पेशेंट पीपल। कहते हैं यार वी कैन डू इट फॉर 1000 years, जो पॉलिसी है, दे आर अ मिडिल किंगडम। तो मेरे ख्याल में शायद ताइवान पे भी अमेरिका की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगी, और शायद 5 to 10 years डाउन द लाइन यू फाइंड के फिर वन चाइना बन भी जाएगा, ताइवान गेट्स इंटीग्रेटेड। अच्छा, और ब्रिगेडियर साहब, इन दी एंड हम किसी भी तरह से आपने भी अभी बात की कि जो स्पॉयलर्स का रोल है वो नहीं भुला सकते सारी सिचुएशन के अंदर। अभी जो पीस के लिए एफर्ट्स हो रही हैं या फिर कोशिश की जा रही है हर तरफ से, क्योंकि कोई भी ये जंग नहीं चाहता, क्योंकि पूरे खिते के लिए, पूरे रीजन के लिए ये बेहतर नहीं है, ना सिर्फ उन दोनों ममालिक के लिए। तो रोल ऑफ स्पॉयलर्स क्या होगा? स्पॉयलर्स अभी भी क्या सारी जो सूरत हाल बनी हुई है इसको स्पॉयल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में लीवरेज कम होता जा रहा है। अभी देखे ना, मोदी साहब भी शायद निकल रहे हैं, कोई दौरे शोरे करने हैं उन्होंने जाके मिडिल ईस्ट में, और फिर पहले दोवल साहब के कान भरते रहे लोग। लेकिन देखिए ये चीजें, मैं वही कहता हूं, दे आर मिसिंग फॉरेस्ट फॉर अ ट्री। क्या हुआ इस रिजल्ट का, इस वॉर का? अल्टीमेटली रीजन ने खुद फील किया कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो। पहले पाकिस्तान सऊदीया का, वो भी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, शायद कतर की बात हो रही है, और मिडिल ईस्ट में भी लेट्स से अगर हमारे दोस्त मालिक में कोई मिसपरसेप्शन थी वो भी दूर हो जाएंगी। स्पॉयलर्स का आई थिंक रोल बड़ा कम हो जाएगा। अभी आप देखें जो बॉडी लैंग्वेज थी शी और प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो भी नजर आ रही है। उसमें दे कैन ट्राई इट, बट आई डोंट थिंक सो दे विल सक्सीड। चीजें अमल की तरफ जाएंगी। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो अब फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि अब एक अदम जारहियत का मुआहदा करने की तैयारी कर रहे हैं सऊदी अरब, मशरक़ वस्ता में और ईरान में, और हेलसिंकी मुआहदे की बुनियाद पर जो है वो एक नया मुआहदा जो इन दोनों के दरमियान में होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कितना पॉसिबल देख रहे हैं आप ये होता हुआ? जी, उसकी देखें रीजन है। इवन ईरान में जो हार्ड लाइनर्स थे, दे हैव आल्सो रियलाइज्ड। अभी देखें अब्बास अरागची साहब, जो नई लीडरशिप है, इट्स वेरी डिफरेंट। फिर ईरान का यूथ है, बड़े पढ़े लिखे लोग, दे वुड लाइक टू बी मेन, हु वुड नॉट लाइक टू बी मेनस्ट्रीम, कि वो आना जाना हो गल्फ में, आप इधर से ट्रैवल करें, तुर्की चले जाएं, तुर्की वाले इधर आ जाएं, फिर लाइक यूरोपियन, और हम क्यों नहीं कर सकते? और अगर ये आई थिंक ब्रेक थ्रू होता है, दिस विल बी द ब्रेक थ्रू ऑफ द सेंचुरी। ये शिज़म खत्म होनी चाहिए। सेक्टेरियन बेसिस पे हम लेट्स से लड़ाया जा रहे हैं या लड़ रहे हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है 21st सेंचुरी में। तो ये आई थिंक दिस कुड बी अ मेजर ब्रेक थ्रू। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो खित्ते में मेजर शिफ्ट आएगा, दैट विल बी अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। और इसमें देयर इज अ रियलाइजेशन कि जो स्पॉयलर्स हैं, अभी भी भारत है, इजराइल है, इनका लीवरेज कम होता जाएगा, एंड आई थिंक दे विल बी पुश्ड टू पेरिफेरी। राइट, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो सिचुएशन उस पर हम बात कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान विमेन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। ईमान फातिमा की बात करें तो उन्होंने 43 गेंदों पर 79 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वेन जो क्रिकेट टीम है वो 8 विकेटों पर 103 रन ही बना सकी। और निशा सिंधु ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। फातिमा सना, सिद्रा इकबाल, आयशा जफर, नतालिया परवेज और तूबा हसन ने 1-1 विकेट अपने नाम की है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले T20 में जिम्बाब्वे विमेंस टीम को 153 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी, और सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का मैच भी पाकिस्तानी विमेन अपने नाम करेंगे। क्लीन स्वीप होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ बात कर लेते हैं मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी केस की, जिसमें सनसनीखेज इंकशाफात आए दिन सामने आ रहे हैं। कराची से गिरफ्तार मनशियात की जो मलिका करार दी जा रही हैं अनमोल और पिंकी, उनके केस में ये जो इंकशाफात नए सामने आ रहे हैं, उन्होंने अपने कोकेन के खरीदारों के नाम भी बताए हैं। पुलिस पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। वफाकी हसास इदारे और पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई करते हुए पिंकी के अकाउंटेंट को भी हिरासत में ले लिया है। वफाकी हसास इदारे और पुलिस ने पिंकी का जो अकाउंटेंट है उससे दौरान तफ्तीश उसमें मुलजिमा ने इल्ज़ाम लगाया कि दरख्शां, गिजरी और बोर्ड बेसन की पुलिस ने मुख्तलिफ औकात में 2 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की। साल 2024 की बात करें तो उसके भाई, जो पिंकी का भाई है शौकत, उसकी बोर्ड बेसन पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद एक पुलिस अफसर उसके नेटवर्क के अफराद को गिरफ्तार करके रिश्वत वसूल करता रहा। पिंकी ने इंकशाफ किया उसकी कोकेन सप्लाई करने वाले 2 राइडर रिहा हो चुके और 3 को अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा। दूसरी जानिब ज़ेरे तफ्तीश जो मुलजिमा है उससे की जाने वाली जो तफ्तीश की रिपोर्ट है वो पुलिस ने अदालत में जमा करवा दी है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि मुलजिमा गैंग के जरिए स्कूलों के कम उम्र बच्चों को हदफ बनाती थी, जबकि उसके कारिंदे पोश इलाकों और निजी तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक इंकशाफ है। जहाँ ज़्यादा मिकदार में मनशियात खरीदने वालों को रियायती पैकेज भी मिलता था और अदालत ने रिपोर्ट को कोर्ट फाइल का हिस्सा बना दिया है। आप देखें कि ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी हो, ऐसा लगता है कि कोई फिल्म देख रहे हैं आप, जिसका हर नए दिन आपको एक नया चैप्टर दिखाई देता है। अच्छा, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ये कहना है कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थी और जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में गफलत का सख्ती से नोटिस लिया गया है। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी। मुझे इसलिए पर्सनली पता है कि जब मेरे पास नार्कोटिक्स की मिनिस्ट्री थी, हमें भी इसका नाम आया। हमने बहुत कोशिश की इस खातून को गिरफ्तार करने में, लेकिन हमें कोई खातम खा कोई जो हमारा नेटवर्क नहीं था कि हम गिरफ्तार कर सकें। वो गिरफ्तार हुई है, उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना तो बनता है, लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे इस एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह के लोगों को की बात अगर करें आप, तो सख्त कार्रवाई उन एहलकारों के हवाले से भी करें ना जिन्होंने रिश्वत ली है। बिल्कुल, और की जा रही है। बहुत सारे एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया है, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है जब ये लाहौर से गिरफ्तारी का पता चला, और लाहौर में एक नेटवर्क है उसके हवाले से भी पता चला। तो लेट्स सी के इदारे इस पर क्या करते हैं, कितना सख्त एक्शन लेते हैं, जो कि लिया जाना चाहिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। क्या दुनिया एक नए वायरस की जद में आने वाली है, इस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हंटा वायरस के हवाले से बहुत बातचीत चल रही है आजकल सोशल मीडिया पर, आपने देखा ही होगा, काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस वायरस के पीछे कहानी कुछ यूँ है कि बहरे ओकियानूस में मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ पर फूटने वाली जो हंटा वायरस की वबा ने सबको चौंका दिया और नीदरलैंड्स की परचम वाले इस जहाज़ पर मर्ज से मुतासर कुछ अफराद तो हलाक हो गए हैं, जबकि 5 बीमार हैं। ये वबा सामने आने के बाद WHO ने यूरोप, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक में सेहत आमा से मुतल्लिक एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर रखी है। उन्होंने कहा है कि मरीजों से राब्ते में आने वाले हर फर्द का सुराग लगाया जा रहा है और तैयारों और जहाज़ों की नशिस्तों की फहरिस्तें देखी जा रही हैं और लोगों की नकलो हरकत का जायजा लिया जा रहा है ताकि मालूम हो सके कि वो कहाँ कहाँ गए और कौन कौन से लोगों के साथ करीबी राब्ते में रहे। हंटा वायरस दरअसल जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाला वायरस है जो अमूमन चूहों में पाया जाता है और ये इंसानों में मुतासर चूहों, उनके लुआब या फुजले के जरिए मुंतकिल होता है। मजीद क्या ये वायरस खतरनाक है, इसका फैलाव किस हद तक हो सकता है, इस पर हमने बात करनी है। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं वबाई अमराज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम पे, और खुदा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, हम मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रॉन्ग वायरसेस जो हैं वो देख रहे हैं या उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब ये नया जो वायरस है हंटा वायरस, इसके हवाले से बताएंगे किस किस्म का वायरस है, किस तरीके से असरअंदाज होता है इंसानों पर?
जी बिल्कुल। देखिए, दुनिया तरक्की करने से ज्यादा दुनिया की आबादी ज्यादा बढ़ रही है, और हम उन इलाकों में घुस रहे हैं जहां पे पहले इंसान नहीं जाता था। और वायरस तो हमसे पहले के इस दुनिया में मौजूद हैं, और वो अपनी अपनी जगहों पर हैं। लेकिन जब इंसान उन जगहों पे जाता है जहां पहले इंसान नहीं गया हुआ, और ऐसे वायरसों से उसका सामना होता है जो इंसान ने पहले एक्सपोजर नहीं हुआ होता, तो हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म है, वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। जिस तरह कोविड-19 में हुआ, वो वायरस एक नया आया, और उसके बाद हमारा जिस्म उसके लिए तैयार नहीं थे इंसानों के, तो इस वजह से जो थी डेथ्स हुई और सारा कुछ हुआ। तो हंटा वायरस जो है, ये हमें 96 से पता है इसका, कि ये इसने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर चंद लोगों को इसने ज़रूर बीमार किया है। और इसकी दो बड़ी किस्में हैं। एक जो अफ्रीका और एशिया में होती है, जो अगर हो जाए तो आपको किडनी के प्रॉब्लम्स करती है, यानी कि रीनल फेलियर में लोग जाते हैं। और दूसरी ये है जो अमेरिका वाली है, जिसे साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी जो शरह अमवात है वो 40% तक है। यानी अगर 10 लोगों को हुआ है तो उसमें से 4 लोगों की डेथ हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन जो एक हंटा वायरस की एक और खासियत थी और है, वो ये है कि तकरीबन तमाम हंटा वायरस से बीमार होने के लिए आपको चूहों के साथ डायरेक्ट आपका राब्ता या एक्सपोजर जरूरी है। सिर्फ एक इसकी किस्म ऐसी है जिसे एंडीज हंटा वायरस की किस्म कह लीजिए, जिसके अंदर इंसान से इंसान को आगे फैलाने की बीमारी अहलियत है। और ये जो क्रूज शिप के अंदर ये बीमारी फैली है, ये उसी एंडीज वायरस की वजह से फैली है, जो हंटा वायरस की एक किस्म है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके मुतालिक बताया जाता है कि ये उस तरह से कंटेजियस नहीं है, उस तरह से एयरबॉर्न नहीं होती। ये वायरस जो है हवा के ज़रिए मुंतकिल नहीं होता, बल्कि जो फ्लूइड्स हैं, बॉडीली फ्लूइड्स, उसके ज़रिए ये मुंतकिल होता है, चाहे वो इंसानों से इंसानों में हो, चाहे वो चूहों से इंसानों में हो। जी देखिए, मैंने जैसा बताया कि बाकी तमाम तो हंटा वायरस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका चूहे के साथ एक्सपोजर हो, आप खुद उसके सलाइवा या फुजले के साथ आपने कंटेमिनेट कोई चीज़ खाई हो या कैसे उसको इस्तेमाल किया हो, या आप किसी ऐसे मरीज के साथ आपने बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा हो जिसके साथ बॉडी फ्लूइड्स के साथ ट्रांसमिट हो जाता है। ये जो एंडीज वर्जन है, ये इसके अंदर इंसान से इंसान को फैलाने की अहलियत है। लेकिन अभी तक जो हमारा ख्याल है कि वो लिमिटेड है। लेकिन हमारे पास ऐसी हिस्ट्री भी है कि आज से कुछ साल पहले एक और इस तरह की आउटब्रेक हुई थी इसी की, जिसमें एक सालगिरह पार्टी पे आए हुए लोग, जो एक हॉल के अंदर, उनके रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी हो रही थी, तो उनमें से 11 लोगों की डेथ्स हो गई थी। तो इस वजह से इस पे तहकीक जारी है कि कितना, जिसे हम कहते हैं सस्टेन ट्रांसमिशन इसकी रहती है, लेकिन बाकी वायरसेस की निस्बतन अभी भी कम है। लेकिन एंडीज के अंदर ये अहलियत है, लेकिन ज्यादा फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम कह सकें कि बहुत ज्यादा अहलियत है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके हवाले से ये बताएं कि क्या ये एक डेडली वायरस है? क्या इससे मौत हो सकती है? क्या इसकी प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन मौजूद है? देखिए, जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो मैं इसको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं। अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाए तो ये बहुत खतरनाक वायरस है, खासतौर पे ये एंडीज वाला जो आजकल फैला हुआ है। यानी कि अगर 10 लोगों को होगा तो उसमें से 4 लोगों की डेथ हो जाएगी। 40% बहुत ज्यादा बड़ी शरह मौत होती हैं किसी भी वायरस या किसी भी बीमारी से। तो अगर खुदा न खास्ता आप इसके मरीज हैं तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। लेकिन अगर हम एज ए जनरल पॉपुलेशन करें, लाइक पाकिस्तान के लोगों को इसका क्या खतरा है, तो वो मिनिमल है। तो आम लोगों के लिए इसका खतरा कोई नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता जिसको बीमारी हो जाए उसके लिए बड़ी शदीद बीमारी है और बड़ी जानलेवा बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, हमें पता है बैक्टीरिया एक जानदार है, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन में ये क्या वायरस भी जानदार होता है? देखिए जी, वायरस को कहते हैं कि ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड डेड। तो ये जिस्म से बाहर तो एक डेड चीज की तरह, एक मरी हुई चीज की तरह होता है। इसके अंदर कोई ना ये रिप्रोड्यूस करता है। लाइफ की जो डेफिनेशन है वो चंद एक हैं कि वो आप जिंदा सरवाइव करते हैं, आप आगे बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जब तक ये किसी की बॉडी से बाहर रहता है तो एक ये मरी हुई चीज की तरह रहता है, और उसको हम वही बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड डेड पे कहते हैं। और हमारे पास
ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं साइंसदानों ने, जो 10-10 हजार साल से बर्फ में जमे हुए वायरस थे और उनको था किया गया है और उनको देखा गया कि बड़ा है, और 10,000 साल के बाद भी वो एक किस्म के आउटसाइड द बॉडी रहते हुए वो सरवाइव उन्होंने किया है। और जब किसी उसको जिस्म के अंदर या किसी ऐसी चीज में डाला गया तो वो दोबारा उन्होंने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। सो दिस इज समथिंग ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड डेथ। अच्छा, और डॉक्टर साहब इस तरह का जो नया कोई भी वायरस होता है उसको जो तिब्बी माहिरीन हैं जैसे आप लोग हैं इसको किस तरीके से देखते हैं, और इसके लिए अगर ये वायरस की तशख़ीस हो जाती है किसी शख्स में तो एक तो ये कि तशख़ीस के लिए क्या करना चाहिए, कोई सिम्टम्स क्या होते हैं कि उसके लिए टेस्ट या फिर कुछ कराया जाए, इस हवाले से भी बताएं, और इब्तदाई तौर पर इलाज क्या हो सकता है। देखिए अलामात तो बड़े नॉन स्पेसिफिक हैं, जिस तरह वायरस बीमारियों के होते हैं, जिस्म में दर्द होना, सर दर्द होना, मतली आना, जिस्म में ताकत खत्म हो जाना, ये इब्तदाई अलामात हैं। जब आगे सीवियर कंडीशन में जाते हैं तो अगर आपको ये अमेरिकाज वाला वायरस का इन्फेक्शन है तो आपको सांस की तकलीफ हो जाएगी, उसके सांस लेने में दुश्वारी होगी क्योंकि आपके लंग्स डैमेज हो रहे हैं। तो लेकिन अलामात से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकेंगे, एटलीस्ट मोस्ट जगहों पे। हम कैसे अलामात लगाएंगे कि अगर आप ऐसे क्रूज पे गए हुए हैं जो साउथ अमेरिका में जजीरों में फिर रहा था, वहां पे आप फील्ड में निकले और आपने कुछ एक्सपोजर हुआ, या आपके घर के अंदर आपको चूहे हैं और आपको ऐसी अलामात हो रही हैं, तो वो आपको जो भी डॉक्टर होगा वो आपकी हिस्ट्री लेगा। तो एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोजर की हिस्ट्री के क्या पॉसिबल है, आप ऐसी किसी जगह में गए हैं जहां पे ये इस वायरस का फैलाव है, तब हम कहेंगे कि आपको इसकी मजीद टेस्ट कराने की जरूरत है। आम हालात में लाइक पाकिस्तान में अगर कोई यहाँ रह रहा है और उसको ये अलामात ऊपर वाली हुई हैं, जिस्म में दर्द है, बुखार है, तो उसको कोई और लोकल यहाँ का वायरस होगा। दूसरी बात जो आपने कही कि नए वायरसेस वाली, तो बात ये है, ये दो तरह की चीजें हैं। एक तो कोई बिल्कुल जिस तरह कोविड में हमने देखा था वो स्ट्रेन ही बदल जाता था और बिल्कुल एक नए तरीके से वायरस हमला करता था, एक तो वो होता है। और एक ये होता है कि ये वायरस पुराने होते हैं लेकिन अपने अपने जंगलों में हैं, इन्होंने कुछ जानवरों के अंदर है और इंसानों के साथ इनका कोई तल्लुक नहीं, और बेशक वहां हजारों सालों से रह रहे हैं दूसरे जानवरों के जिस्मों के अंदर। और जब इंसान उस जगह में घुसता है कि हमें जगह की जरूरत है, हम जंगल काट रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, तो हमारा इंटरेक्शन उन जानवरों से बढ़ता है और उसमें ये चांस होता है कि ये जो वायरस है जो हजारों साल तक उस जानवर के जिस्म में था वो इंसानों की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये दो डिफरेंट सूरत हाल होती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर राना बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। हंटा वायरस पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब वक्त हुआ है अपने लिविंग लेजेंड को बर्थडे विश करने का। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी को हम बर्थडे विश करें। हैप्पी बर्थडे बुशरा आपा। इन्होंने ज़िंदगी की 70 बहारें देख ली हैं। बुशरा अंसारी 15 मई 1956 को कराची में पैदा हुई। वो एक हमासिफ्त अदाकारा हैं जिन्होंने मज़ाहिया अदाकारी के अलावा बतौर ड्रामा नवीस और सिंगर भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बुशरा अंसारी ने इंतहाई कम उम्री में अदाकारी की शुरुआत की। बुशरा अंसारी ने कई फिल्मों में किरदार निगारी जबकि टेलीफिल्म्स में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। बतौर राइटर अमावस, ज़किया, पाकीज़ा और ज़ेबाइश नामी ड्रामे लिखे। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। 1986 में उन्हें PTV का बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी मिला। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे बुशरा आपा। आप इसी तरह से सलामत रहिए, मुस्कुराती रहिए और इसी तरह से मुस्कुराहटें बिखेरती रहिए। हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज बात हो रही है क्या दुनिया मनुष्यात के खिलाफ जंग हार चुकी है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स के चीफ ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि वॉर ऑन ड्रग्स जो है यानी मनशियात के ख़िलाफ़ जंग जिसका ऐलान किया गया था, वो जंग जो है हम मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। यानी उनका बयान ये था कि वॉर ऑन ड्रग्स हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली एंड अटरली। सो ये जो एतराफ़ है कि हम ये जंग मुकम्मल तौर पे हार चुके हैं, ये क्यों किया गया? और दूसरी तरफ हम ये देखें कि क्या इसका कोई और हल है? क्या
ये तो नहीं था कि ये जो जंग मनशियात के ख़िलाफ़ थी उसकी जो सिमत थी वो दुरुस्त नहीं थी, और नफ्सियात की रहनुमाई में हमें बुनियादी तौर पे अपनी सिमत को दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। अगर हम अपनी सिमत को दुरुस्त रखते तो शायद हम ये जंग ना हारते। और अब आगे हमें क्या करना है जिससे हम ये जंग ना हारें, या कम से कम ये मनशियात का जितना भी लानत है, ये जितना भी मामला जो कि पूरी नौजवान नस्ल को और पूरी दुनिया का ये मामला है, पूरी दुनिया का ये अलमिया है, उससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। अब बुनियादी तौर पे जो कोर स्ट्रेटजी अपनाई गई वो क्या थी? कोर स्ट्रेटजी ये थी कि मनशियात के ख़िलाफ़ जंग का मतलब ये है कि अगर ड्रग्स होंगी ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो करना क्या है कि हमने ड्रग्स को ख़त्म करना है। और जब इस जंग को शुरू किया गया तो पूरा फोकस था वो उसकी सप्लाई पे था, यानी ड्रग्स की जो सप्लाई है उसको ख़त्म करना है, उसमें वो तमाम जो स्मगलर्स हैं उनका कला कमा करना है, और मनशियात जिस तरह बनती है और वो तमाम केमिकल्स और ये तमाम जो मामलात हैं इस तरफ मुकम्मल तौर पे फोकस था। और ताकि जो सप्लाई वाला मामला है यही ख़त्म किया जाए। जब सप्लाई नहीं होगी, जब ड्रग्स होंगी ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो मार्केट फोर्सेस का एक बड़ा फंडामेंटल सी मामला है ना कि अगर आप किसी चीज़ की सप्लाई को मुतासिर कर देते हैं तो उसकी डिमांड पे भी असर पड़ता है। तो ये, लेकिन मामला ये था कि ये ड्रग्स वाला मामला इतना सादा नहीं था। ये किसी और चीज़ पे तो अप्लाई हो सकता है, ड्रग्स पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी और कमोडिटी को अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, आप सप्लाई कम कर देंगे, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, लोग लेना छोड़ देंगे, लोग इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। बट ड्रग्स का मामला और था, इसका प्राइस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लोग किसी भी पैसे पे ड्रग्स को ख़रीदते थे, और ये जो मामला था यानी सप्लाई चाहे आप जितनी मर्ज़ी मुतासिर कर लें उसके मुख्तलिफ और रास्ते निकल आते और कहीं ना कहीं वो सप्लाई मेंटेन रहती और वो जो मामला है ये चलता रहता। जिस तरह अमेरिका ने क्रिस्टल मेथ के हवाले से बहुत कानून साजी की और वो केमिकल्स जो हैं उन पर पाबंदी लगाई, लेकिन उससे क्या हुआ कि वो जो बड़े स्केल की प्रोडक्शन थी, जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होती थी, वो तो कम हो गई, वो मुतासिर हुई, लेकिन वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में चली गई। वो मामला गली मोहल्लों तक चला गया। फिर जब वहाँ पे भी इसको किया गया तो फिर मैक्सिको और उस साइड से वो आना शुरू हो गई। ये नहीं कहने का मतलब है कि आप सिर्फ अगर वो वॉर देखें जो कि मैक्सिको के हवाले से है तो उसमें सिर्फ जो 2007 से 2014 तक का जो फिगर है, जो लोग हलाक हुए इस पूरी जंग में, उनकी तादाद 1,64,000 है। 1,64,000 का मतलब ये है कि उस वक्त जो जंग लाइक अफगानिस्तान या इराक या इनका मजमूआ को भी देखा जाए तो भी उससे भी ये फिगर जो है वो ज़्यादा है। यानी ड्रग्स के हवाले से आप इसकी जो मामले की जो हसासियत है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि सिर्फ एक खित्ते में, सिर्फ मैक्सिको का जो फिगर है वो 1,64,000 है 2007 से 2014 तक। सो इसमें कोई शक नहीं था कि ये हमारा नंबर 1 पब्लिक एनिमी था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसने बेशुमार ज़िंदगियाँ जो हैं हलाक हुई, लोग हलाक हुए। उसके अलावा जो पूरी कम्युनिटीज़ थी वो डैमेज हुई। यानी इसके जो नुकसानात अगर हम ड्रग्स के देखें तो वो इतने खौफनाक है, और फिर आने वाले वक्तों में कहीं ज़्यादा बहुत सारी जो केमिकल्स और आ गए हैं उसकी वजह से आने वाली पूरी की पूरी नस्लें हमें तबाह होती महसूस होती हैं। लेकिन अब एक नतीजा अगर हम ये देख लें, जिस तरह यूएन के जो ह्यूमन राइट्स के चीफ के बयान को जो कुछ साल पहले उन्होंने दिया था उसको अगर हम लें और हम देखें कि उसके तो एविडेंस भी मुकम्मल तौर पे एग्जिस्ट करते हैं कि वॉर ऑन ड्रग्स जो है वो हम हार चुके हैं। यानी यू कैन नॉट विन द वॉर ऑन द सप्लाई साइड। सप्लाई साइड जो है उस पर तो हम हार चुके हैं। सो अब दूसरी तरफ क्या करना है? क्या हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं? एक तो हमारे पास स्विट्ज़रलैंड के एग्जांपल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो डिमांड सतह पे कर दी। यानी डिमांड सतह पे क्या कौन होता है? यानी आम आदमी, वो लोग, वो नौजवान जो इस ड्रग का शिकार होते हैं। सो उन्होंने क्या किया कि हेरोइन मेंटेनेंस सेंटर्स जो हैं वो हर जगह पे ओपन किए। उसके अलावा जो है वो सोशल वर्कर्स को किया हायर, उनकी वेलबींग के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट्स को हायर किया गया। अब यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट जो है वो सप्लाई साइड पे भी हो रही थी, लेकिन जो रिज़ल्ट निकला वो निकला उन ममालिक का, यानी स्पेशली स्विट्ज़रलैंड का, जो उन्होंने डिमांड वाली सतह पे की। अब एक जो सरमायाकारी है वो डिमांड वाली साइड पे है। ये जो सरमायाकारी है जिसमें हीरोइन मेंटेनेंस सेंटर्स हैं, इसमें रिहैब सेंटर्स हैं, इसमें काउंसलिंग है, इसमें साइकोलॉजिस्ट को हायर करना है, इसमें एक बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे भी अखराजात हैं, लेकिन इन अखराजात ने हमें रिजल्ट्स दिए हैं, हमें नताइज दिए हैं। यानी जो हीरोइन से जो डेथ की शरह थी वो स्विट्ज़रलैंड में 50% कम हो गई थी।
सो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस साइड पे ज़्यादा फोकस करें और हम ये देखें कि अगर उस फ़र्द को जो एडिक्ट है या वो जो इसका शिकार है उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसको रिहैब सेंटर लेके जाएं। ना सिर्फ ये कि ड्रग्स से उसकी जान छुड़ाएं, बल्कि उसकी काउंसलिंग करके उसको कोई मीनिंग ऑफ लाइफ दें, उसको कोई मकसदियत दें, उसको बाकायदा कोई एक बड़ी पिक्चर दिखाएं जिसमें उसको आइडिया हो कि ये ड्रग्स जो है ये किस तरह डिटेरियोरेट करती हैं, किस तरह इंसान को जवाल का शिकार बनाती हैं। तो वो उसके सामने जब बाकायदा पिक्चर आ जाएगी तो वो वहाँ से डिमांड साइड से जो चीज़ जो है ड्रग की जो डिमांड है वो कम होगी, सप्लाई ऑटोमेटिकली मुतासर होगी, किसी ना किसी तरह ये आपको चेन तोड़ लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो सप्लाई साइड है उस पर मुकम्मल तौर पे इग्नोर करने को कहा जा रहा है। उसकी तरफ जो जंग है, उसकी तरफ जो मामलात हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि अगर हम डिमांड साइड पे जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी हमारी जो सरमायाकारी है वो रिहैब सेंटर्स की तरफ ज़्यादा हो, हम ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट्स को हायर करें, हम ज़्यादा सोशल वर्कर्स को हायर करें और ऐसे अफराद जो भी इस लत का शिकार हैं उनको इस लत से बाहर निकालें, तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये सरमायाकारी ज़्यादा लेके आ रही है। सो लगता यह है कि ये जो मेथड्स हैं डिमांड साइड वाले, ये शायद ज़्यादा चीपर हैं, ये इतने महंगे नहीं हैं जो वार ऑन ड्रग्स पे हुआ है सारा मामला, ये चीपर हैं और ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं, इन्होंने नताइज दिए हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा फोकस जो है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस साइड पे होना चाहिए। तो स्टेट जो है अगर वो अपना किरदार अदा करे और सोशल सपोर्ट हासिल हो उस फर्द को, उसको रिहैब सेंटर हासिल हो, उसको सोशल वर्कर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हों, साइकोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे हों, ये तमाम चीज़ें जो अपना काम कर रही हों, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से नताइज हमें ज़्यादा बेहतर मिल सकते हैं और बहुत तेज़ी के साथ मिल सकते हैं। बनिस्बतन ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा सप्लाई तोड़ने पर है। बेहतर है कि हम डिमांड कम करने के लिए इस साइड पे ज़्यादा तवज्जो दें। देखते रहिए माइंड मैटर्स। उम्मीद है आपको सेगमेंट पसंद आया होगा और जैसे कि आप जानते हैं कि वन लिंक एक पॉडकास्ट सीरीज भी लाया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन अकेडमी, जो हमारी आवाम और दीगर इदारों को डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से एजुकेट करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस इनिशिएटिव के जरिए वन लिंक ने एक्सप्रेस के साथ 10 एपिसोड की पॉडकास्ट शुरू की है, जिसमें आज हम एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ई कॉमर्स में आगे बढ़ा है, इसलिए एक सिक्योर पेमेंट स्कीम्स की अहमियत अब और भी ज़्यादा है। इस इतवार को आप इस पॉडकास्ट सीरीज का चौथा एपिसोड देख सकते हैं, जो आपको इन्फॉर्म करेगा कि किस तरह से हमारे पाकिस्तान का फिनटेक फ्यूचर सिर्फ डिसरप्शन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन से ग्रो कर रहा है। साथ ही पेपाक जो पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम है उसका क्या करंट इम्पैक्ट है और फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं। इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स को लाइव देखने के लिए आप हर इतवार को शाम 7:30 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर देखें और ऑनलाइन देखने के लिए आप एक्सप्रेस न्यूज़ वन लिंक और पेपाक के यूट्यूब चैनल्स पर मुलाहिजा करें। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद कुछ मज़ीद बातें होंगी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और आज एक्सप्रेसो टैलेंट में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही नौजवान पाकिस्तानी तालिबा जिन्होंने एक मुनफरिद और माहौल दोस्त इजाद के जरिए दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। पाशमा सुहेल की हम बात करें, जिन्होंने सिगरेट के इस्तेमाल शुदा फिल्टर्स जो दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह समझे जाते हैं, उन्हें ज़ाया होने से के बजाय एक कारआमद और पायदार वेगन लेदर में तब्दील कर दिया। ये ना सिर्फ माहौल दोस्त और बदबू से पाक मटेरियल है बल्कि फैशन इंडस्ट्री के लिए एक नई उम्मीद भी बनकर सामने आया है। दुनिया भर में हर साल खरबों सिगरेट बट्स कचरे में फेंके जाते हैं जो ज़मीन, पानी और माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं, मुतासिर करते हैं। लेकिन पाशमा सुहेल ने इसी ख़तरनाक फजले को एक तख्लीकी और साइंसी हल के ज़रिए पायदार मौक़े में बदलने की मिसाल कायम की है। आज हम जानेंगे कि ये मुनफरिद ख्याल पाशमा सुहेल के जहन में आया कैसे, इस तहकीक में किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा और पाकिस्तान में ग्रीन इनोवेशन के मुस्तकबिल को वो किस नज़र से देखती हैं। पाशमा हमारे साथ ही मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच पाशमा हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि ये आपको ख्याल कैसे आया और आप इससे पहले क्या कर रही थी? इससे पहले मैं ऑलरेडी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी अपनी यूनिवर्सिटी में और मेरा थीसिस का टाइम आ गया था और मुझे कुछ सोचना था अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, तो आई वांटेड इट टू बी पर्सनल थोड़ा सा। तो मेरे फादर काफ़ी स्मोक पिक करते थे उस टाइम पे, तो मैंने बस अपने सराउंडिंग जो है वो थोड़ी सी ऑब्जर्व किया चीज़ों को और
आई जस्ट थॉट कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इस बारे में और मुझे पता चला कि जो सिगरेट के फिल्टर्स हैं उसके अंदर प्लास्टिसाइजर होता है एंड इट्स एक्चुअली वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। तो मैंने बस उस पर रिसर्च शुरू की और उसी को ही फिर मैं आगे लेके गई। मैंने इस पर पूरा थीसिस किया। मेरा पूरा थीसिस इस चीज़ पे बेस्ड था कि मैंने सिगरेट की रिसाइकलिंग की और इस चीज़ को मुझे लेके 6 मंथ्स लगे मुझे जस्ट टू फिगर आउट कि मैं उसकी स्मेल कैसे ख़त्म करूँ सिगरेट्स की। इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो हम गया यही मुझसे। पूछना फिर उसके चाह रहे हैं बाद पाशमा कि जब मेरा एक तो ये कि प्रोसीजर कितना डिफ़िकल्ट था, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए कि सिगरेट फिल्टर्स को आप वेगन लेदर में चेंज करें। दूसरा वही वाली बात कि स्मेल जो है उसको ख़त्म करने के लिए कितना काम करना पड़ा, और ये जो पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है इस पर आपको कितना काम करने के लिए कितना वक्त लगा और ये कितना काबिल अमल है और कारआमद साबित हुआ। जब मैंने सिगरेट रेमिनेंस का टॉपिक शुरू किया था तो उस वक्त मुझे ये नहीं था कि मैंने इसके अंदर से वीगन लेदर बनाना है। मुझे बस था कि मुझे सिगरेट को रिसाइकिल करना है किसी तरह। तो उस चीज़ को ही फिर मैं आगे लेके गई और ये वीगन लेदर तो मैंने बहुत एंड पे जाके जो है वो प्रोसेस किया था कि किस तरह ये बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में बायोप्लास्टिक की सारी रिसर्च वगैरह कर ली थी और मुझे पता था कि उसके कैसे काम करना है, जिस तरह सर्फेसेस वगैरह बनती हैं, तो वो सब कुछ मैंने फिगर आउट कर लिया था। द मेन थिंग जो थी वो थी सिगरेट की रिसाइकलिंग कैसे करनी है। तो उसकी रिसाइकलिंग में मुझे 6 मंथ्स जो है वो लगे और उसके बाद थीसिस के बाद जब मैंने वीगन लेदर इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में थ्रू माय ब्रांड, तो उसके भी बहुत से चैलेंजेस थे। उसकी स्टिचिंग में भी बहुत मसला था। उसको आप लाइक बहुत आराम से आपको स्टिच करना पड़ता है और वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है। इट्स नॉट क्वाइट लेदर, आप उसको लेदर नहीं कह सकते क्योंकि वो एक बायो बेस्ड सरफेस है एंड इट्स बायोप्लास्टिक मतलब कि वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाएगा और क्या कहते हैं वो उसके अंदर वो इट्स वाटर रिटार्डेंट एज वेल। अच्छा, तो आप पाशमा ये भी बताइएगा कि इसको आप कमर्शियली कहाँ तक ले जाने का सोच रही हैं और फैशन इंडस्ट्री से क्या रद्द-ए-अमल आपको मिला है? अभी जो मैं नेक्स्ट चीज़ जिस पे काम कर रही हूँ, मैं इसकी फैब्रिकेशन पे काम कर रही हूँ कि आई वांट टू मेक अ होल यार्न आउट ऑफ इट और यार्न के साथ फिर मैं जो है उसकी शर्ट्स वगैरह या ज़्यादा इसको फैशन इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। राइट। अच्छा, कमर्शियल सतह पर आप डेफिनेटली से मुतारिफ़ कराएं, बड़ी ज़बरदस्त आपका आइडिया भी है, इनोवेशन भी है। आपके ख़्याल में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाशमा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो रिसाइकलिंग कल्चर है उसको बेहतर बनाया जाए या इसकी तरफ अपनी यूथ को लाया जाए या तवज्जो जो है वो मबजूल कराई जाए? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की इतना आइडिया नहीं है और उनको आई थिंक हमें एजुकेट करना चाहिए कि ये चीज़ पॉसिबल भी है। बिकॉज मुझे काफ़ी बैकलैश भी मिलता है इस चीज़ पे कि आप जो है सिगरेट से कैसे काम कर रही हैं और इसके अंदर से तो स्मेल आती है, लेकिन लोग वो रेडी नहीं है उसको बिलीव करने के लिए। एंड आई फील है कि इट्स हाईली टाइम कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें। बिल्कुल। और क्योंकि मेरा पूरा प्रोसेस था उसके पीछे और मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे पास लैब टेस्ट हैं, तो आई फील है कि मैं चाहती हूँ कि और भी डिज़ाइनर्स इस पे काम करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जिसमें पाकिस्तान में कोई कुछ कर नहीं रहा इसके बारे में। और आई फील है कि इट्स हाईली टाइम कि हम भी इस चीज़ पे जो है वो ट्रांसफर कर जाएं। राइट। तो पाशमा, वैसे तो ये लेदर बड़ा यूनिक है और इसका आइडिया आपने कहा कि अब पहले वीगन लेदर बनाने को तैयार नहीं थी बल्कि आप उसको रिसाइकिल करना चाहती थी, तो ये प्रोडक्ट सामने आई है। तो क्या इस तरह की मजीद प्रोडक्ट्स भी बनाने का आपका इरादा है? हाँ जी, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर भी किए हैं उसमें। जिस तरह मैंने वॉलेट्स बनाए, मैंने बैग्स बनाए और मैंने जैकेट्स भी बनाई हैं और आगे जाके मैं इसको फैब्रिक पे भी लेके जा रही हूँ। अभी मैं ऐसे लाइक शर्ट्स वगैरह बनाऊंगी इन माय नेक्स्ट कलेक्शन, तो इंशाल्लाह आई होप दैट वर्क्स आउट। राइट। और मज़ीद जो माहौल दोस्त इजाज़ात हैं उनके ऊपर काम करना चाह रही हैं आगे? कोई और भी चीज़ है नज़र में इन फ्यूचर के इसको भी रिसाइकिल करेंगे और इससे भी कुछ बनाएंगे? जी डेफिनेटली, मेरा जो है इरादा वो नेक्स्ट ईयर एक नई कलेक्शन और एक नया टॉपिक जिसके ऊपर बात करना आई फील लाइक ज़रूरी है।
जिस तरह फैब्रिक वेस्ट मैंने बहुत देखा है जब मैं ये सारा प्रोसेस कर रही थी और सारे मटेरियल्स वगैरह बना रही थी, तो आई फील है कि फैब्रिक वेस्ट पे भी काम हो सकता है और काफ़ी फूड वेस्ट है उस पर भी काम हो सकता है। तो डेफिनेटली इस बायोप्लास्टिक को मैं आगे लेके जाऊंगी, लेकिन अब डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, बिकॉज आई फील है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाशमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, जो भी आप इससे मज़ीद इजादात भी करना चाहती हैं उसके लिए। एंड ये जो इजाद किया आपने, इससे एक बार तो ये सिगरेट नोशी करने वालों की जो है ना, वो उन्हें डिस्करेज होंगे वो कि वो ये ना करें, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो उस सूरत में उससे मज़ीद क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपने एक रास्ता बता दिया उनको। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात के बगैर शो अधूरा है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से सिलहट में खेला जाएगा, जबकि 2 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आपको ये भी याद है कि पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी थी। पहले टेस्ट मैच में मेज़बान टीम के हाथों शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद का कहना था कि कोशिश करेंगे कि दूसरे टेस्ट में गलतियां ना दोहराएं। याद रहे कि बांग्लादेश की टीम अपने मुल्क में पाकिस्तान को शिकस्त देकर तारीख रकम कर चुकी है और पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी तरह से नाकाम हो रही। सीनियर खिलाड़ी बेबस दिखाई दे रहे हैं। ख्याल ये भी रहे कि बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचों में लगातार ये 30वीं फतह है। इससे कबल बांग्लादेशी टीम ने 2024 में रावलपिंडी में खेले गए दोनों टेस्ट मैचेस जीते थे और उन मैचेस में भी पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ही थे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जहां टीम के तजर्बाकार बॉलर्स और बैटर्स पर तनकीद की बारिश जारी है, तो वहीं कप्तान शान मसूद की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अब तक शान मसूद ने तकरीबन 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 15 टेस्ट मैचेस में से 11 में उन्हें शिकस्त हुई है। वो 4 मैच जीतने में कामयाब रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि उनकी क़यादत में कोई मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि पहले टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त के बाद क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम हिना अली, आपको भी सुबह खैर। उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। भट्टी साहब, मौसम बताएं, आपके शहर का मौसम कैसा है? बस कराची का मौसम तो हिना गर्म है और हब्स वाला मौसम है। तो ये जो गर्मियों के इब्तदाई 1-1.5 माह होते हैं ना, ये बड़े टफ होते हैं कराची में। तो फिलहाल तो कराची का मौसम कोई बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं। अच्छा, हम समझ सकते हैं। लाहौर में तो बादल छा जाते हैं अक्सर और मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। जो काले बादल या कोई काले साए जो मंडला रहे हैं हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। जो पहले टेस्ट की हमारी परफॉर्मेंस रही वो आपके सामने थी, दूसरे से तो हम उम्मीदें मेरा ख्याल है लगाना छोड़ ही दें। क्या देखते हैं आप, कैसा खेल देखने को मिलने वाला है हमें दूसरे टेस्ट में? अच्छा, आपने कराची के मौसम की बात की ना, तो मैंने आपके शो में आने से पहले सिलट का मौसम भी चेक किया, तो इस वक्त वहां ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं है क्रिकेट के हवाले से। अच्छा। कल 100% मेट ऑफिस 100% बारिश की फोरकास्ट कर रहा है। संडे को 95% बारिश की फोरकास्ट है, मंडे को 75%। तो ये बांग्लादेश का मीडिया कुछ दिन पहले ये पेशगोई कर रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच मौसम की वजह से सिलट से कहीं और शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये शिफ्ट हुआ नहीं। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज बराबर करने के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा, क्योंकि मौसम जो है वो खेल पर असरअंदाज होगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान टीम का ताल्लुक है, जो हमें इत्तलात मिल रही है कि बाबर आजम जो बाएं घुटने की इंजरी की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेले थे, वो फिट हो गए, वो टीम में वापस आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा था, साइम अनफिट हो गए? नहीं, साइम तो इस टीम में नहीं थे। इमामुल हक को ड्रॉप किया जा रहा है, इमामुल हक को रेस्ट देके बाबर आजम को टीम में लाया जाएगा। जो इत्तलात है कि आजान उवैस जिन्होंने पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी, उनके साथ कप्तान शान मसूद इनिंग्स ओपन करेंगे। 3 नंबर पर अब्दुल्ला फजल आएंगे और बाबर आजम अपने ओरिजिनल 4थे नंबर पर आएंगे। फिर बॉलिंग में भी एक तब्दीली का इम्कान है। कहा यह जा रहा है कि फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी वो
ड्रॉप किए जाएंगे, वो दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे, उनकी जगह खुर्रम शहजाद एक और फास्ट बॉलर हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो ये मुमकिन तौर पर अगर मौसम ने क्रिकेट को इजाजत दी तो अभी तक तो यही दो तब्दीलियां नजर आ रही हैं पाकिस्तान टीम। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, ये जो हमारे खिलाड़ी हैं रिजवान, इनको भी रेस्ट करानी चाहिए? आपके ख्याल से किस किस को रेस्ट करानी चाहिए? देखिए, एकदम से उखाड़ पिछाड़ना अली, वो मेरे ख्याल में या तो आप रिजवान को लेके नहीं आते। अब रिजवान सीनियर आपके प्लेयर हैं, फॉर्मर कैप्टन रहे, विकेट कीपर हमारे पास दूसरे हैं गाजी गौरी, लेकिन इस क्रंच मैच में जहां डू एंड डाई वाले सिचुएशन में मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट अभी तो रिजवान को ड्रॉप नहीं कर रही। सऊद शकील वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको भी एक और चांस दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान की लग ये रहा है कि 11 में से 9 प्लेयर्स तो वही होंगे जिन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था। राइट। अच्छा, तो भट्टी साहब, आपको क्या लगता है बाबर को जब वापस बाबर आएंगे और टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में वो नहीं थे, आपको क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? और ख़ास तौर पर जो उनका नंबर है, जिस तरह से आपने कहा कि चौथे नंबर पर वो खेलेंगे, तो इससे भी उनकी कारकर्दगी डेफिनेटली उस पर असर तो ज़रूर पड़ता है। तो कैसी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करें बाबर से? देखिए, बाबर आजम को हम है ना इसीलिए बार बार डिस्कस करते हैं कि वो पाकिस्तान के प्रीमियर बैट्समैन हैं और दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। और रिसेंटली हमने उनको देखा भी, पीएसएल में तकरीबन 550 पौने 600 रन इन्होंने बनाए, पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनवाया। तो बल्कि एक ये भी डिबेट अब शुरू हो गई है कि शान मसूद की जगह शायद अगले कप्तान दोबारा से टेस्ट मैच में बाबर आजम हो। तो बाबर आजम का जो मकाम और मर्तबा है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान टीम जो है बाबर आजम की कारकर्दगी पर तकिया किए हुए है। अब उम्मीद है कि बाबर आजम एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरेंगे और परफॉर्मेंस देंगे। देखें, बाबर आजम इसमें कोई शक नहीं कि हाईली टैलेंटेड है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे वो आते हैं तो वहां हम देखते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस में कभी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, कभी बहुत खराब होती है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को इंटरनेशनली अपनी रेपुटेशन को बहाल करने के लिए पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में मैच विनिंग अगर खेल जाए। भट्टी साहब, लेकिन इसमें ये भी तो बात है ना कि आप बाबर को उसकी जगह पर नहीं खिलाते, आप उसको तीसरे चौथे नंबर पर ले जाते हैं जहां पर वो स्कोर वैसा नहीं कर पाते हैं। अगर आप ओपन करवाएं तो शायद फर्क पड़ जाए। अच्छा अली, ओपन जब हम कहते हैं ना बाबर आजम को, तो T20 मैचेस में हम कहते हैं कि उनसे ओपन करवाई जाए, लेकिन टेस्ट मैच में बाबर आजम का यही चौथा नंबर है और आइडियल पोजीशन है कि बाबर आजम के लिए कप्तान शान मसूद इनिंग्स ओपन करने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की टेस्ट मैच में यही पोजीशन है। इसी पोजीशन पर अगर वो पाकिस्तान की नैया को पार लगा दें तो पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच भी जीते और सीरीज भी बराबर कर ले। राइट। अच्छा भट्टी साहब, ये शान मसूद एज ए कैप्टन हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, 15 टेस्ट मैचेस में उन्होंने क़यादत की है टीम की, जिनमें से 11 में शिकस्त हुई है और 4 मैच जीते हैं अभी तक। तो एक तो ये कि उनका खुद से ओपन करने का डिसीजन कैसा है, इसको आप सपोर्ट करते हैं नहीं, और दूसरा ये कि बतौर कैप्टन वो इस वक्त टीम के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं या नुकसानदेह साबित हो रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान टीम भी हार रही है और शान मसूद खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब जिस तरह अभी इंट्रो में अली बता रहे थे, जो आदाद शुमार के 15 में से 11 टेस्ट मैच शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान टीम हारी है। देखें, 1960 में एक ऐसा टाइम आया था जब पाकिस्तान टीम 15 में से 11 टेस्ट मैच हारी थी। तो 1960 के बाद अब 2026 में ये इस 3 साल के अरसे में पाकिस्तान टीम का जो बैड पैच है टेस्ट क्रिकेट में, वो हमें शान मसूद की कप्तानी में नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में शान मसूद को देखें, इसीलिए ओपन करवाया जा रहा है कि शान मसूद बेसिकली ओपनर ही हैं, तो उनको भी उनकी ओरिजिनल पोजीशन दी जा रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शान मसूद से
जितनी तवक्कुआत थी उन तवक्कुआत पर अभी तक वो पूरा नहीं उतरे हैं और उनकी कप्तानी भी खतरे में है। टीम में उनको जगह बरकरार रखना भी मुश्किल नजर आ रहा है। भट्टी साहब, एक टीम क्यों नहीं हमें नजर आती? आप कहते हैं उखाड़ पुछाड़ नहीं करनी चाहिए। हम उखाड़ पुछाड़ भी बहुत देखते हैं, किसी को खिला दिया जाता है, किसी को बिठा दिया जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि 6.5 दहाइयाँ पहले की सिचुएशन ये थी, और इसका मतलब है कि हम तरक्की करने की बजाय पीछे चले गए हैं। देखिए, इसलिए पीछे चले गए अली कि हम लोग हार से डरते हैं। हम यंग ब्लड को टीम में आने नहीं देते। कुछ जो हमारे जी भट्टी साहब रहे, बाद में जो आएगा वो खुद ही इस सूरत हाल का सामना करेगा। देखिए, अभी ये 2 नए प्लेयर आए। अजान उवैस ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी बना दी। अब्दुल्ला फजल, एक और यंगस्टर 23 साल के, कराची से उनका ताल्लुक, उन्होंने दोनों इनिंग्स में 50+ बनाए। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो अब हमें चाहिए कि आगे बढ़े। अब बॉलिंग में भी देखिए बहुत सारी इस वक्त डिबेट चल रही है ना, तो हमारे पास अली रजा पिशावर ज़ल्मी से लास्ट टाइम खेले थे, इस बार क्या मुल्तान सुल्तान्स में थे PSL में। अली रजा 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। तो भाई, अगर अली रजा हमारे पास एक बॉलर हैं जिनको हम T20 में देखते हैं कि 150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको टीम के साथ रखें, उनको तैयार करें। जो लड़के तो भट्टी साहब, ऐसे सुनने में तो यही आ रहा है कि सिलेक्टर्स जो हैं वो मजीद ये जो नया टैलेंट है उसको आजमाने के लिए ख़्वाह हैं, और जो पेसर हैं अली रजा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जल्द वो दिखाई देंगे कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए। देखिए, बिल्कुल अगर दिखाई देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर सुफियान मुकीम, एक और हमारे स्पिनर, हालांकि T20 फॉर्मेट था, PSL में उन्होंने 22 आउट किए। मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम को भी टेस्ट मैच में ट्राई करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम फैसलों में थोड़े से कमजोर और किस टैलेंटेड जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं माजी के सो कॉल्ड सुपरस्टार, उनको अब खुदाफिज कहने का वक्त आ गया। राइट। तो भट्टी साहब, अब दूसरे टेस्ट मैच में आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? पहले तो बारिश की आपने फोरकास्ट में बता दी, अगर मैच हो जाता है तो कौन जीतेगा? देखिए, अभी तक तो इसमें कोई शक नहीं है कि पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया है। लेकिन देखिए, पहले टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान ने गलती की, टॉस जीतकर पहले हमने बॉलिंग कर ली, तो मेरे ख्याल में हम दुरुस्त फैसले करें। हम अगर, अब मुझे नहीं पता कि वहां की पिच कैसी है, लेकिन ना क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम को हराने के लिए फास्ट बॉलर्स के लिए जो आइडियल पिचेस हैं वो बना रही हैं। तो हमें अपनी खामियों पर काबू पाना हमें पड़ेगा। हमारे बैट्समैनों को चाहिए कि वो स्पिनर्स में भी स्ट्रगल करते हैं, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन ना, कितनी अफसोस की बात है कि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम तकरीबन 2 सेशन के अंदर अंदर आउट हो गई। तो टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती। टेस्ट क्रिकेट सेशन बाय सेशन खेली जाती है। तो पाकिस्तान टीम को अगर किसी प्लेयर की जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती उसको उस फॉर्मेट में ना खिलाएं। उसको जिस फॉर्मेट का वो प्लेयर है वहां उसको खिलाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को अब वक्त आ गया कि ड्राइविंग सीट संभालें और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे उनको रुखसत करें, और या रुखसत करवाने के लिए सिलेक्टर से कहें, क्योंकि अब बहुत हो गया। वो लड़के जो बार बार नाकाम रह रहे हैं और पाकिस्तान टीम में उनको चांस दिया जा रहा है, उनको अब खुदाफिज कह के नए लड़कों को मौका दे। दुरुस्त, बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक। वीकेंड है तो हमारा फ्लैगशिप शो कारवा सराय, उसकी कुछ झलकियां देखते हैं। और एरियन जब घोड़े पर सवार होके आए तो क्योंकि लोकल जो थे द्रावड़, उन्होंने ना पहले घोड़ा देखा था ना उसके ऊपर सवार देखा था, तो उनकी एक फैंटेसी बनी। उनका ख्याल था कि ये एक ही जानवर है, यानी एक उसका धड़ नीचे है जानवर वाला, आगे बूढ़ी है घोड़ा, और उसके ऊपर जो चीज़ बैठी हुई है आधा इंसान है। और यहीं से उस फैंटेसी का आगाज़ हुआ। आप देखें कई पेंटिंग में वो दिखाते हैं कि घोड़ा है, उसके ऊपर इंसान है, मतलब आधा इंसान है आधा घोड़ा है। ये फैंटेसी जो है यहाँ बर सग़ीर में मौजूदारों के अहद में ये शुरू हुई, और उस मुताले के नतीजे में इन्होंने एक घोड़ा बनाया।
उसको घोड़ा कह लिए, बुराक, जिस पर हमारे मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होके आसमानों पे गए। अब बुराक को पेंट करना एक तो इंतहाई नाजुक काम है ना, एक चीज़ ऐसी जिसकी छवि के बारे में आप एग्जैक्टली नहीं जानते, क्योंकि उसका नाम जो बुराक है वो ज़रूरी नहीं कि वो घोड़ा है, क्या है वो। तो इन्होंने अपनी फैंसी, अपने इल्म, अपने वजदान और अपनी कमिटमेंट के साथ इनके अंदर जो एक रूह है, पाकीज़ा रूह है, उसको बरकरार रखते हुए इन्होंने बुराक की एक पेंटिंग बनाई जिसके बहुत सारे पैनल्स हैं, बहुत बड़ी पेंटिंग। तो ज़रूर कीजिएगा क़याम इस बार के कारवां सराय में इतवार शब 8:05 सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं जनाब कि कुछ जो फ़नकार होते हैं ना, वो वक्त के साथ साथ सिर्फ मकबूल नहीं होते बल्कि एक अहद की पहचान बन जाते हैं। हदीका कियानी एक ऐसी ही आवाज़ हैं जिन्होंने पॉप, सूफ़ी, क्लासिकल और लोक मौसीकी हर अंदाज में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, और एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिससे शोहरत मिलने के बाद भी आजिज़ी, वक़ार और इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़न मौसीकी में शानदार खिदमत के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है पिछले दिनों, और जिस तरह से उनकी जो खिदमत हैं ख़ास तौर पर सिंगिंग में, तमगा इम्तियाज़ से 2006 में उन्हें नवाजा गया था। हदीका कियानी सिर्फ एक सिंगर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सकाफती शनाख्त की एक मजबूत आवाज़ हैं। और ये आप जानते हैं, बूहे बारियाँ से लेकर सूफ़ी कलाम तक उन्होंने हर नस्ल के दिल में अपनी जगह बनाई, और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है बल्कि मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत भी की है, उसमें भी हमेशा पेश रही हैं। ऐवान सदर में उनके नाम का ऐलान हुआ तो ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था बल्कि पाकिस्तान की मौसीकी की और उसकी सकाफत और वक़ार को दिए जाने वाला खिराज तहसीन था। बिल्कुल यही था। हम उन्हें कंग्रेचुलेट करेंगे और इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि ये बहुत ही डिज़र्विंग थी इस जो अवार्ड के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।